नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने मौर्य वंश के शासकों और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। इस वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र ने की थी। किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। कब की थी? 185 ईस्वी पूर्व में। यह मौर्य राजा वृत्रद का प्रधान सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र। किसका? मौर्य राजा वृत्रद का प्रधान सेनापति था और इसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। किसने? पुष्यमित्र ने। कब तक? 151 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। यानी अश्वमेध यज्ञ में इसका पुरोहित कौन था? तो पतंजलि था। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के जो प्रसिद्ध राजा हुए तो उनमें अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति थे। और देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया था। किसको? देवभूति को। किसने उतार दिया था? उसका अमात्य वासुदेव था और उसने उसको सिंहासन से उतार दिया। अगला देखिए, सातवाहन वंश। आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में स्थित है तो वहाँ पर सिमुक नामक व्यक्ति, किसने? सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। किस वंश की? सातवाहन वंश की नींव किसने? सिमुक ने। कब? लगभग 60 ईस्वी पूर्व में। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल है वो 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम, किसने? सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया था। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिणी भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। किसने? सातकर्णी प्रथम ने दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जो वर्तमान में पैठण नामक नगरी थी। तो सातकर्णी प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहन की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का 23वां शासक था। कितनेवां शासक? 23वां। किस वंश का? सातवाहन वंश का। इसने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता की स्थापना की थी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के सकमा क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। किसकी पुत्री से? रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से किसने? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने विवाह किया था और रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया। किससे? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी से, जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। अगला, यज्ञश्री सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का 27वां शासक था और इसने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके अपने वंश की कीर्ति पुनः स्थापित की थी। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने। तो यज्ञश्री सातकर्णी ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यमुनों और शकों से भी वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपासनाओं को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कारलेक के चैत्य सुप्रसिद्ध हैं। यह 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा है और यह चैत्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अगला देखिए, कुषाण वंश। 165 ईस्वी पूर्व में चीन के पश्चिमी
तुर्किस्तान में यूची जाति निवास करती थी और यूची जाति कालांतर में 5 समूह में बंट गई थी। भारत में कुषाणों के 2 राजवंशों ने शासन किया था। तो पहला है कडफिसस और दूसरा कनिष्क। कुषाणों को तोचारियन के नाम से भी पुकारा जाता है। कुषाणों को किस नाम से पुकारा जाता है? तोचारियन के नाम से भी पुकारा जाता है। पहला देखिए कुजुल कडफिसस। इसने भारत में कुषाण राज्य की स्थापना की। किसने? कुजुल कडफिसस ने कुषाण राज्य की स्थापना भारत में की थी। और दूसरा विम कडफिसस 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक इस शासक ने सर्वप्रथम कुषाण सत्ता की स्थापना की थी। सबसे पहले कुषाण सत्ता की स्थापना विम कडफिसस ने की थी। यह शिव का परम भक्त था और इसके सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव की छवि अंकित थी। कुषाण व सातवाहन भारत में नगरीकरण का चरमोत्कर्ष का काल था, यानी नगरों का विकास इनके काल में बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। अगला रेशम मार्ग, मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को पश्चिम की एशियाई भूभागों को व साम्राज्य से जोड़ता था। कुषाणों का रेशम मार्ग की 3 मुख्य शाखाओं पर अधिकार था, जिनमें पहली कौन सी शाखा थी? तो देखिए, पहली कैस्पियन सागर में होकर जाने वाला रेशम मार्ग, दूसरा मरु से फरात नदियां होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह पर जाने वाला रेशम मार्ग, और तीसरा भारत से लाल सागर तक जाने वाला रेशम मार्ग। ये तीनों ही शाखाओं पर कुषाणों का आधिपत्य था। अगला देखिए कनिष्क। भारत में कुषाण राजाओं में सबसे महान शासक कनिष्क था और मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कनिष्क के काल में हुई थी, जिसमें गंगा, सिंधु और औक्षण की घाटियां सम्मिलित थी। कनिष्क ने देवपुत्र और केसर की उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां? देवपुत्र और केसर की उपाधियां। इसने शक संवत 78 ईस्वी चलाया था। किसने? कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी चलाया था और इसकी 2 राजधानी थी, एक पुरुषपुर और दूसरा मथुरा। शकों की तरह कनिष्क ने क्षत्रप जो शासन व्यवस्था है वो लागू की थी। और कुषाण शासक कनिष्क की तुलना है वो साम्राज्य विस्तार के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है और धर्म प्रचार के बारे में अशोक से की जाती है। कनिष्क चीन के हनवंशी शासक के सेनापति पान चाउ के पुत्र पान यंग को पराजित इसने किया था और यह युद्ध तुर्किस्तान के मुद्दे पर हुआ था। किन किन के बीच में? कनिष्क और पान यंग के बीच में जो युद्ध हुआ था। कनिष्क की इस विजय का उल्लेख एकमात्र हेनसांग ने किया था। कनिष्क ने पेशावर में प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाया था और कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था। कौन कौन सी शाखाएं? एक हीनयान और दूसरी महायान। महायान संप्रदाय का केंद्र है वो गांधार था। कुषाण राजाओं में महायान को राजधर्म स्वीकार किया था, यानी महायान को कुषाण राजाओं ने राजधर्म स्वीकार किया और हीनयान मूलतः बौद्ध धर्म था और महायान बौद्ध धर्म का एक नवीन रूप था। भारतीय इतिहास में कनिष्क की प्रसिद्धि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है, यानी कनिष्क भारत में प्रसिद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसने बौद्ध धर्म को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया था, इसलिए भारत में कनिष्क को सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चतुर्थ बौद्ध संहिता, इसमें बौद्ध धर्म को नई दृष्टि से लिपिबद्ध करने में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। इस परिषद का मुख्य कार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता देना था और सभा कार्यवाही है वो संस्कृत में ही हुई थी। बोधिसत्व या निर्वाण, मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। बोधिसत्व को 10 आदर्शों को प्राप्त करने का आदेश दिया गया। उन्हें पारमिता कहा जाता था। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है और कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, यानी कुषाणों के काल में कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वो मथुरा था। कनिष्क ने राजधानी पुरुषपुर में 400 मीटर ऊंचा विशाल स्तूप बनवाया और फायान के अनुसार यह सर्वाधिक प्रभावशाली स्तूप था। कनिष्क चैत्य, इस स्तूप के निकट स्थित विशाल संगाराम विहार, इसका निर्माण भवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया, यानी संगाराम विहार है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? अगिलस के द्वारा। पेशावर स्थित शाहजी की डेयरी में उत्खनन में कनिष्क चैत्य के अवशेष प्राप्त हुए थे। धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है और इसका निर्माण अशोक के समय में हुआ था। किसका? धर्मराजी का स्तूप का निर्माण है वो अशोक के काल में हुआ था, किंतु कनिष्क के शासन काल में इसके आकार का वर्धन किया गया था। सिरकप
तक्षशिला और कनिष्कपुर जो कनिष्क के द्वारा स्थापित नगर हैं। अशुघोष, कनिष्क मगध से प्रसिद्ध विद्वान अशुघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर लाया था। किसको लेकर आया था? अशुघोष को। कहाँ से? मगध से। कहाँ लेकर आया? अपनी राजधानी पुरुषपुर में। यह कनिष्क का दरबारी साहित्यकार, प्रसिद्ध कवि, नाटककार, दार्शनिक और संगीतकार था। कौन? अशुघोष। किसका? कनिष्क का। अगला देखिए, चरक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। कौन? चरक। आर्थिक स्थिति, भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की स्थापना इस काल में आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कुषाणों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है रेशम के मार्ग से जो प्राप्त आय होती थी, वो आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। प्लानी के अनुसार रोम प्रतिवर्ष भारत से विलासिता की सामग्रियां मंगाने में 10 करोड़ सेस्टर्स व्यय करता था। सेस्टर्स रोम की करेंसी है, मुद्रा है। और भारत से मसाले, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, चंदन, औषधियाँ, इत्र इत्यादि बहुतायत में रोम पहुंचते थे और भारत को इसके बदले में सोना प्राप्त होता था। नगरीकरण, यह कुषाण काल में चरमोत्कर्ष पर था, यानी नगरों का जो ठीक प्रकार से विकास है वो कुषाण काल में हुआ था। अगला देख, कुषाण सिक्के। शुद्धता की दृष्टि से सबसे अधिक जो अच्छे सिक्के हैं वो कुषाणों के ही हैं और इनका वजन है 123-124 ग्रेन है तथा इनमें सोने की मात्रा है वो 92% है। यानी सबसे अधिक उत्कृष्टता की, शुद्धता की दृष्टि से देखे जाए तो कुषाण के सिक्के ही सबसे अच्छे हुआ करते थे।